ये आपने रिक्वेस्ट की थी कि थर्मोडायनेमिक्स पहले रिवाइज करा दीजिए, तो मैंने ये पहले थर्मो का रिवीजन करा दिया है। इसके अंदर थर्मो के रिवीजन के अंदर मैंने 3 चैप्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में कवर किया है। देखो, थर्मो में 3 चैप्टर होते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज, उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स और एक आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मैंने कंबाइंड फॉर्म में पूरी थर्मोडायनेमिक्स कवर कर दी है, ठीक है। अब अगेन मैं छोटे छोटे क्लिप में डलवा दूंगा, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको जैसा आपको ठीक लगे वैसा उसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में गिवन है ए कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर। देखिए, एक कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर, वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक कॉपर रॉड है जिसकी लेंथ 88 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास एक कॉपर रॉड है जिसकी जो इनिशियल लेंथ है इस समय वो 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे लिखा है एंड एल्युमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ, और हमारे पास जो दूसरी रॉड है वो एल्युमिनियम की है जिसकी लेंथ नहीं पता है। लेटेस्ट से उसकी लेंथ मान लेते हैं LOA, ठीक है। तो ये हमारा एल्युमिनियम रॉड हो गई, ये कॉपर की रॉड हो गई। आगे क्या लिखा बेटे, हैव देयर डिफरेंस इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि इनका जो डिफरेंस इन लेंथ है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंड नहीं करता, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनका जो डिफरेंस इन लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होगा। जो इनका डिफरेंस है लेंथ का वो टेम्परेचर के इंक्रीज पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये कि जो अभी इनिशियली इनके लेंथ का डिफरेंस है वही फाइनली टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी रहेगा। अभी जितना डिफरेंस इन लेंथ आ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी उतना ही डिफरेंस इन लेंथ आएगा। जैसे इस समय आप देखें, कॉपर की इनिशियल लेंथ माइनस एल्युमिनियम की लेंथ का ये डिफरेंस है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये बदल जाएंगी। ये LOC बदल के लेटेस्ट से कितनी हो जाएगी LC, और LOA बदलकर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा LA लेटेस्ट से। तो आप देखो ये O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, O इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनिशियल लेंथ का डिफरेंस बराबर होगा फाइनल लेंथ के डिफरेंस के। यही लिखा है इस क्वेश्चन में, हैव दे डिफरेंस इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो कहना चाह रहा है कि जो डिफरेंस इन लेंथ इस समय है वही डिफरेंस इन लेंथ टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी होगा। अगर इस कंडीशन को यूज करें तो एक काम करते हैं, माइनस LA को उधर ले जाएं, LOC को उधर, तो यह आएगा LA माइनस LOA इक्वल्स टू LC माइनस LOC। फाइनल लेंथ ऑफ एल्युमिनियम माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ एल्युमिनियम, दैट मींस चेंज इन लेंथ ऑफ एल्युमिनियम। फाइनल लेंथ ऑफ कॉपर माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ कॉपर, दैट मींस चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर। यहां से एक इक्वेशन तैयार हो गई, जितना चेंज एल्युमिनियम की लेंथ में होगा उतना ही चेंज कॉपर की लेंथ में होगा। उसने ये कंडीशन नहीं दी है, उसने कंडीशन ये दी थी कि इनका डिफरेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, जो डिफरेंस इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, उसने बस ये कहा। मगर वहीं से हमने एक नया कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर जितना चेंज एल्युमिनियम की लेंथ में आएगा एग्जैक्ट उतना ही चेंज कॉपर की लेंथ में आएगा। यानी कि मुझे दोनों का चेंज इन लेंथ बराबर करना। और चेंज इन लेंथ कैसे मिलेगा, अब आपको पता है बेटे, हमारे पास फॉर्मूला होता है, फाइनल लेंथ बराबर होता है इनिशियल लेंथ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ब्रैकेट ओपन कर दें तो फाइनल लेंथ आएगा इनिशियल लेंथ प्लस इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा डेल्टा टी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास। LO को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बराबर आ गया इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ क्या होता है,
ये होता है चेंज इन लेंथ। ये फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। ये फॉर्मूला क्या बताएगा? चेंज इन लेंथ। और यही तो चाहिए मुझे। इसी फॉर्मूले से एक बार चेंज एल्युमिनियम का निकालना, एक बार कॉपर का निकालना है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, एक बार एल्युमिनियम पे और एक बार कॉपर पे। चलो एल्युमिनियम पे लगाते हैं। LO का मतलब इनिशियल लेंथ। एल्युमिनियम की इनिशियल लेंथ पता नहीं है। एल्युमिनियम का अल्फा डेल्टा टी। बी फॉर्मूला कॉपर पे लगा रहा हूं। कॉपर की इनिशियल लेंथ LOC अल्फा C डेल्टा टी। मैंने चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बेटे एक बार एल्युमिनियम पे लगा दिया, एक बार कॉपर पे लगा दिया है। अब डेल्टा टी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से रिलेशन आ गया LOA अल्फा A इक्वल्स टू LOC अल्फा C। ये रिलेशन डेवलप हो गया है। अब अगर मैं यहां पर इनिशियल लेंथ ऑफ कॉपर पुट कर दूं तो मुझे इनिशियल लेंथ ऑफ एल्युमिनियम मिल सकती है। अब देखते हैं पूछा क्या है। द लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड इज, पूछ रहा है एल्युमिनियम रॉड की लेंथ कितनी है। कौन सी वाली? सर ये तो नहीं बताया, मगर नहीं बताया का मतलब है इनिशियल वाली बतानी है। अगर वो फाइनल वाली पूछता तो वो मेंशन करता, वो कहता लेंथ आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फाइनल लेंथ कहता। अब कुछ नहीं कहा तो हम इनिशियल लेंथ बताएंगे इसमें। अब बस वैल्यू पुट करनी है बेटा। अल्फा गिवन है कॉपर का भी और एल्युमिनियम का भी। अब मैं नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन करूंगा। देखिए हमारे पास ये आ गया रिजल्ट, LOA अल्फा A बराबर आ गया LOC अल्फा C। एल्युमिनियम की इनिशियल लेंथ मालूम नहीं। एल्युमिनियम का अल्फा देखते हैं कितना बेटा, चेक करो। ये रहा एल्युमिनियम का अल्फा है 2.2 इंटू 10 की पावर -5। 2.2 इंटू 10 की पावर -5। कॉपर के इनिशियल लेंथ 88 गिवन है, कॉपर का अल्फा गिवन है 1.6 10 की पावर -5। ये वैल्यूज आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा बेटे, ये कैंसिल हो जाएगा 40 से। 14 टू 1.6 एल्युमिनियम की इनिशियल लेंथ आ गई 68 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर आ जाएगा ये 68 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चेक कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डेंसिटी के वेरिएशन पूछा है। अब वैसे तो बहुत से लोगों को डेंसिटी का वेरिएशन का भी फॉर्मूला पता होता है, मगर चलो मान के चलते हैं कि डेंसिटी के वेरिएशन का फॉर्मूला नहीं पता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होते हैं वो तीन होते हैं। वेरिएशन इन लेंथ विद टेम्परेचर, वेरिएशन इन एरिया विद टेम्परेचर एंड वेरिएशन इन वॉल्यूम विद टेम्परेचर। ये तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूले ये तो पता होंगे, इन्हीं से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज दिस। देखिए थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को कुछ लोग अल्फा वी कहते हैं, कुछ लोग सिंपली गामा कहते हैं। ये कितना दिया है? 5 इंटू 10 की पावर -4, इतना दिया है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर ए राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। पूछ रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को 40 डिग्री राइज कर दें तो उससे डेंसिटी में जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो कितना आएगा। अब पहले तो ये देखते हैं कि डेंसिटी में चेंज कितना आना है। देखिए डेंसिटी के चेंज का तो फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं मास बाय वॉल्यूम डिवाइड कर दूं डेंसिटी आ जाएगी। अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो आपको पता है कि टेम्परेचर बदलने से लेंथ बदल जाती है, एरिया बदल जाता है और वॉल्यूम, मास नहीं बदलता, मास कंजर्व क्वांटिटी है। तो मास तो आपका एज इट इज सेम रहेगा m0। हाँ वॉल्यूम बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? क्लास में फॉर्मूला पढ़ते हैं। फाइनल वॉल्यूम होता है इनिशियल वॉल्यूम ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये होता है बेटे। और क्योंकि वॉल्यूम बदल गया है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड डेंसिटी बदलेगी,
पहले रो नॉट थी, अब कितनी हो गई होगी, रो, ऐसे। ये हो गई फाइनल डेंसिटी। अब इसमें एम नॉट बाई वी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, इनिशियल डेंसिटी रो नॉट, तो इसको लिख सकता हूं रो नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ऐसे लिख दिया मैंने। तो देखो फाइनल डेंसिटी किसके बराबर आ गई, इनिशियल डेंसिटी 1 अपॉन कितना, डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी टाइम्स। अब इस नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाइए बेटा, तो कितना आएगा, रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1, क्योंकि ये टर्म में ऊपर ले गया हूं तो पावर नेगेटिव हो गई। अब मैथमेटिक्स में कंसेप्ट पढ़ते हैं क्लास में हम लोग कि 1 प्लस एक्स की पावर n को हम अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स कह सकते हैं इफ x 1 से काफी कम हो। तो अगर ये टर्म 1 से काफी कम हो जाए तो मैं पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। चेक करो गामा की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर -4, 1 से बहुत छोटी वैल्यू है, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स पावर -1 अंदर चली जाएगी, तो फाइनल डेंसिटी आएगी इनिशियल डेंसिटी ब्रैकेट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये आ गया बेटे। अब बेसिकली मैंने ये सब करके डेंसिटी का फॉर्मूला डेवलप किया है। कुछ लोगों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता होगा, जिन्हें पता है वो डायरेक्ट यूज कर लें, फिर ये सब मेहनत बच जाएगी। मगर मैंने ये अज्यूम कहता कि किसी को अगर ना पता हो तो कोई नहीं, आप पहले फॉर्मूला बना लें। अब मुझे इसके बारे में क्या है, मुझे फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी चाहिए। अब मिल जाएगी बेटा, चेक करते हैं। देखो अगर मैं फाइनल डेंसिटी में से इनिशियल डेंसिटी माइनस करूं तो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी। अब क्या आ गया, ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। यही पूछा मैंने आपसे। अब फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला अभी बनाया हमने, कितना आया था, रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यहां पे शायद माइनस आया था तो ये माइनस यहां पर जाएगा बेटे, मैं दोबारा लिख देता हूं, ये आया था माइनस रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये फाइनल डेंसिटी निकाली थी पिछले पेज पे भी, यहां देखिए ए फाइनल डेंसिटी की वैल्यू ये है, ये हमने पुट कर दी है, माइनस इनिशियल डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी। मैंने कुछ नहीं किया, बस रो की वैल्यू पुट की है। अब अगर आप ब्रैकेट ओपन कर दें तो यह आएगा रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट। इसमें से ये दो टर्म कैंसिल होंगे, उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखें फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी कितना आ जाएगा बेटे, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ये आ गया माइनस गामा डेल्टा टी। फाइनली ये रिजल्ट चाहिए हमें। अब क्योंकि फॉर्मूला तैयार है तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। ये गामा कितना दिया है, 5 इंटू 10 की पावर -4 और राइज इन टेम्परेचर दिया है 40। चेक कर लीजिए। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर ये टेम्परेचर तो सेल्सियस में दिया है, केल्विन में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं? बेटा डेल्टा टी क्लास में पढ़ाया जाता है कि चेंज इन टेम्परेचर जितना सेल्सियस में होता है एग्जैक्ट उतना ही केल्विन में, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। टी होता तो मैं कन्वर्ट करता। अब यहां से आ गया बेटे 0.02, आप चेक कर सकते हैं, इतनी वैल्यू आ गई है। माइनस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि आपकी डेंसिटी डिक्रीज हुई है। अगर आंसर प्लस में आता तो वो इंडिकेट करता कि डेंसिटी इंक्रीज हुई, तो माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि डेंसिटी में डिक्रीज आया है। जो वैल्यू आई है 0.02। अब चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी है बेटा, तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी कितना आ गया, 0.02 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए, हीट रिक्वायर्ड चाहिए टू रेज द टेम्परेचर, और वो वाली हीट चाहिए जो टेम्परेचर को रेज करे। देखिए टेम्परेचर को रेज करने के लिए हीट के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एमएस डेल्टा टी और एक होता है
NC डेल्टा टी। आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फेयर, और हमें जो हीट चाहिए वो दो कॉपर स्फेयर की चाहिए। ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का R2, थ्रू 1 केल्विन। और मुझे हीट कब चाहिए? मुझे हीट तब चाहिए जब मैं टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करूंगा? 1 केल्विन इंक्रीज करूंगा। मेरे पास दो कॉपर स्फेयर हैं जिनके अलग अलग रेडियस हैं। मैं दोनों को हीट देकर उनका टेम्परेचर बदलूंगा थ्रू 1 केल्विन। और जब मैं दोनों को हीट देकर टेम्परेचर बदलूंगा तो मुझे पता लग जाएगा मैंने कितनी हीट दी है। मुझे वही चाहिए और वैल्यू नहीं चाहिए। आगे लिखा है आर इन द रेशियो ऑफ, उन हीट का रेशियो बता दो, वैल्यू की जरूरत नहीं। पहले वैल्यू निकाल लेते हैं फिर रेशियो निकाल लेंगे। मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज करूंगा एमएस डेल्टा टी। स्फेयर 1 का मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एस डेल्टा टी, इक्वेशन 1। अब ये फॉर्मूला सेकंड स्फेयर पे लगा रहा हूं, हीट 2, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एस इंटू डेल्टा टी, इक्वेशन 2। मैंने एक फॉर्मूला दो बार लगाया क्योंकि दो कॉपर स्फेयर थे, मगर ध्यान दो मैंने दोनों बार डेंसिटी सेम ली है क्योंकि दोनों कॉपर के हैं। डेंसिटी मटेरियल पे डिपेंड करती है और आपके दोनों स्फेयर कॉपर के हैं, दोनों का मटेरियल सेम है तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। उसके बाद मैंने दोनों का एस भी सेम लिया है। हाँ, जैसे डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो अगर मटेरियल सेम है तो एस भी सेम होगा। मैंने दोनों का डेल्टा टी भी सेम लिया है तो उसी ने तो कहा दोनों का टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज किया है। ऑफ, देखो लिखा है ना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू कॉपर स्फेयर थ्रू 1 केल्विन। मैंने दोनों कॉपर का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज किया है। स्फेयर 1 का भी टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज किया है, स्फेयर 2 का भी 1 केल्विन। अब दोनों का 1 केल्विन करोगे तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा? सेम। ये रीजन है कि मैंने डेंसिटी एस और डेल्टा टी सेम रखा। अब दोनों को डिवाइड कर दो क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए, तो यह आएगा R1 बाई R2 का होल क्यूब। बाकी टर्म तो कॉमन है, डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएंगे। अब R1 की वैल्यू दी है 1.5 R2, R2 तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। 3 की पावर क्यूब 27, 2 की पावर क्यूब 8, तो फाइनल आंसर आ गया 27/8। तो फाइनल आंसर कितना हो गया बेटे? 27/8। चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। उसमें कहा गया है थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज। देखिए, थर्मल कैपेसिटी या कुछ लोग इसे हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, उसके दो फॉर्मूले होते हैं, मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी या फिर नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर हीट कैपेसिटी। मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, m इंटू एस। चलिए, हमें क्या चाहिए? थर्मल कैपेसिटी चाहिए 40 ग्राम की, मास 40 ग्राम है, इंटू एस। एस दिया है 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, m इंटू एस। अब यहां से ग्राम तो कैंसिल हो गया। अब बताओ कितना आंसर आ गया? ये आ गया आपका 40 इंटू 0.2 होगा 8, यूनिट क्या बच गई? कैलोरी पर केल्विन। मगर ये तो कैलोरी पर केल्विन में आया, आपका ऑप्शन जूल पर केल्विन में है, तो कोई नहीं, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। कितना? आपको पता है 1 कैलोरी में लगभग 4.2 जूल होता है, तो आप अप्रोक्सीमेटली देखें कितना आएगा। 8 इंटू 4 32 है, 0.2 एक्स्ट्रा है तो 32 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा। 32 से स्लाइटली ग्रेटर आंसर एक ही तो है, ऑप्शन डी। बस यही आ गया 33.6 जूल पर केल्विन। एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मत क्या करो, ऑप्शन काफी दूर दूर होते हैं,
आप रफली कैलकुलेट करके आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे ऑप्शन काफी क्लोज है तब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें लगेंगे तो फॉर्मूले ही, मगर ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये नीट में ही 2 बार आ चुका है और एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, हर बुक में, स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। और एनसीईआरटी ने इसको थ्योरी के अंदर ही सॉल्व कराया, मतलब एक तो होता है एनसीईआरटी ने सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें कराया हो, नहीं, थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते ही थ्योरी में ही उसने एक समझाने के लिए ये डाटा लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ये डाटा थे लगभग, और उसी को अंदर उसने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। तो आप कह सकते हैं एनसीईआरटी के थ्योरी का एक पार्ट भी है। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर दिस। नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। अब आपका जो पानी है उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट पर है, ठीक है। रिक्वायर्ड 54 कैलोरी ऑफ हीट टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। अब क्योंकि आपका पानी बॉइलिंग पॉइंट पर है तो जब मैं उसे हीट दूंगा तो वो अपना स्टेट चेंज करेगा, पानी वेपोराइज होगा और वो पानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जामिनर भी यही कह रहा है कि 54 कैलोरी हीट दूंगा तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और सही कह रहा है, क्योंकि आपका पानी ऑलरेडी कहां था, आपका पानी ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट पे था। और जब कोई चीज अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हो तो उसको जो हीट दी जाती है वो उसे वेपोराइज करती है। एग्जामिनर भी एग्जैक्ट ये कह रहा है, 54 कैलोरी हीट देंगे तो उससे क्या होगा, उससे पानी वेपोराइज होकर स्टीम बनेगा। आगे, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस इज 167.1 सीसी, और जो पानी को वेपोराइज करके स्टीम तैयार हुई है उसका फाइनल वॉल्यूम है 167.1 सीसी, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी, पूछ रहा है बताइए इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट बराबर है डेल्टा यू प्लस वर्क के, ठीक है। मैं वर्क को लिख सकता हूं P एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है, पानी के बाहर क्या है, एयर है, और एयर का प्रेशर गिवन। भाई कंटेनर में पानी रखा है तो पानी के बाहर एक्सटर्नल क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास। P एक्सटर्नल है, स्टीम बनने के बाद फाइनल वॉल्यूम है, हीट अवेलेबल है, बस एक इनिशियल वॉल्यूम पता लग जाए तो डाटा रख के डेल्टा यू आ जाएगा। तो मैं फिलहाल इसे इक्वेशन 1 कहता हूं और पहले हम इनिशियल वॉल्यूम निकालते हैं। इनिशियली क्या था, वो इनिशियली पानी था, कितना सर, मास दिया है 0.1 ग्राम पानी था, मुझे वॉल्यूम चाहिए, मिल जाएगा। आपको पता है हम मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास 0.1 ग्राम है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, इंटू वॉल्यूम। तो यहां से देखो पानी का इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 0.1 सीसी है, ये आ गया आपका। ये जब पानी था तब इतना वॉल्यूम था इसका, ठीक है। अब ठीक है सर, इनिशियल वॉल्यूम पता लग गया, फाइनल पता है, अब मैं यहां पर अपनी वैल्यूज पुट करूंगा नेक्स्ट पेज पर। मैंने अभी फर्स्ट लॉ को ऐसे लिखा है बेटे, Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। हीट कितनी है, 54 कैलोरी है, 4.2 से कर देना जूल आ जाएगा। जरूरी है कन्वर्ट करना, हाँ, क्योंकि जो प्रेशर दिया है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, स्टैंडर्ड यूनिट में। और अगर प्रेशर स्टैंडर्ड यूनिट में है तो सारी चीजें फिर स्टैंडर्ड यूनिट में ही पुट की जाएंगी, इसलिए जूल में कन्वर्ट कर लेना। डेल्टा यू निकालना है, P एक्सटर्नल दिया है 1.103 10 की पावर 5, फाइनल वॉल्यूम है 167.1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं। फाइनल वॉल्यूम दिया था 167.1 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब,
मुझे मीटर क्यूब चाहिए, क्योंकि आपका प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। अगर प्रेशर स्टैंडर्ड यूनिट में है तो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट में होनी चाहिए। सीसी नहीं चलेगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। और ये पढ़ाया जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होता है। मैं साइड में लिख भी देता हूं, एक सीसी के अंदर 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होता है। माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना निकाला था, 0.1 सीसी, इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। अब मैंने फर्स्ट लॉ में सारी वैल्यूज पुट कर दी बेटे, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। अब 54 इंटू 4.2 इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली 225 के आसपास आएगा। डेल्टा यू मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे नियरली 17 के आसपास आएगा। इसको इधर माइनस कर दें बेटा तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 209 जूल। ये अब मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की है क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर होते हैं। अब आप देखते हैं 209 के क्लोजेस्ट ऑप्शन में कौन आता है, ये आता है बेटे 208.7। चेक कर